तो हम लोगों का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है चल रहा था, जिसमें बेसिकली तुम्हारी बुक में इस चैप्टर को एक अलग से नाम दे दिया गया है, मेटलर्जी। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर आधा हो चुका है। चैप्टर को 2 पार्ट्स में ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। द पहला पार्ट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना। ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट इज मेटलर्जी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ना और किस तरीके से कौन सा ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सब बारों में डिस्कशन करना। खैर, अभी हम लोगों ने क्योंकि हमारा आधा चैप्टर ख़त्म कर लिया है, तो आधे चैप्टर की पहले मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ पूरा चैप्टर पढ़ा लेंगे, मार्किंग वार्किंग छूट जाएगी। तो आज जितना हो सके उतनी मार्किंग कर लेते हैं। ओके, चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं फटाफट। तो देखो, जो ये पहला पैराग्राफ है, इस पहले पैराग्राफ को तो तुम काट ही दो। ऐसा नहीं कि डिलीटेड सिलेबस में मैं इसीलिए कटवा रही हूँ, इससे कोई टाइप का क्वेश्चन फालतू है मुझे लग रहा है, इसीलिए मेरे के हिसाब से इसको हमें क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। ठीक है, ओके। और उसके अलावा फिर डायरेक्ट नीचे आना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पर। इसमें से भर भर के एमसीक्यू क्रिएट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पहला, मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये आपके ऐसे 2 मेटल्स के नाम हैं, ध्यान रखना, जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। बराबर। अभी मैंने जो तुम लोगों को कुछ दिनों पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, उसमें मैंने पूछा था मर्क्यूरी के अलावा ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर के। तो तुम महान आत्माओं ने उसमें से कुछ लोगों ने ब्रोमीन लिखा था। भाई, ब्रोमीन मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसको अपने नोट्स नंबर 1 में डाल देना। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को नोट्स लिखना आता है। जब चैप्टर की मार्किंग ख़त्म हो जाती है, मतलब जब आज के दिन की हमारी मार्किंग ख़त्म हो जाती है, तब हम एक हेडिंग देते हैं नोट्स, और उसमें एक एक करके पॉइंट्स लिखते हैं, है ना, राइट। और उसके अलावा और भी कुछ कुछ तुम्हें चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि बोला जाता है कि मेटल्स आर हार्ड, बट हार्डनेस के मामले में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं, जिनको हम कहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बेसिकली आप लोगों के कैसे होते हैं, मेटल होने के बावजूद ये सॉफ्ट होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है विच मेटल्स आर सॉफ्ट, तो आपको इन में से किसी 2 का या 3 का आपको नाम लिखना होगा। सो कीप दिस पॉइंट इन योर नोट्स नंबर 2। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि मेटल्स का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब मेटल्स को अगर आपको बॉईल कराना है, मेल्ट कराना है, तो उनको टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगेन सोडियम की अगर हम बात करें, पोटेशियम की बात करें, गैलियम और मर्क्यूरी की बात करें, तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है मेटल होने के बावजूद बहुत ही कैसा है, लो। बल्कि सोचो, मर्क्यूरी का जो टेम्परेचर सेंसेशन है वो इतना कम है कि हम उसको है ना थर्मामीटर तक यूज़ कर लेते हैं कि थोड़ी सी भी अगर बॉडी में हीट हो रही होगी तो उसको फटाक से उसके रिस्पॉन्ड वो दे देगा। तो ये आप अपने नोट्स नंबर 3 में इंक्लूड कर सकते हो। द मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनमें इन तीनों का नाम आ जाएगा। इसके अलावा इस मेटल को तो भैया बहुत ही बड़ी इज्जत देना, क्योंकि टंगस्टन वो पर्टिकुलर मेटल है जिसको हम लोगों का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का दर्जा मिला है। तुमने आई थिंक जब 9th क्लास में थे, जब तुम छोटे बच्चे थे, तब भी तुमने ये पढ़ा होगा। वो जो इलेक्ट्रिकल एक वाला चैप्टर होगा ना, जहाँ पे आप ये पढ़े होंगे कि टंगस्टन फिलामेंट को पीला पीला कलर का जो बल्ब होता था ना पुराने ज़माने में, वहाँ पर उसके अंदर जो तार होती थी जिसकी वजह से बेसिकली लाइट वगैरह भी प्रोड्यूस होती थी, वहाँ पे इसको टंगस्टन फिलामेंट को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अभी दूसरा, एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इकलौता, तो नॉन मेटल ब्रोमीन है जो कि कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड। तो ये हो गया तुम लोगों के नोट्स नंबर 5 के लिए पॉइंट। ठीक है,
अगेन इसमें तुमको एक पॉइंट और मिल जाएगा, जो आयोडीन होते हैं, आयोडीन के पास लश्यर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर्टीज है ना नॉन मेटल की कि नॉन मेटल के पास लश्यर नहीं होना चाहिए, वो चमकना नहीं चाहिए। बट आयोडीन जो है वो एक एक्सेप्शन है, वो एक नॉन मेटल है, इसके बावजूद भी उसके पास शाइनी सरफेस होती है, यानी कि वो लश्यरस होता है। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी काउंटेड इन योर नोट्स नंबर 6 कि आयोडीन बीइंग अ नॉन मेटल इट इज लश्यरस। ठीक है, बोला जाता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, जो कि सच बात भी है। आप जिस पेंसिल से लिखते हैं, सोचिए अगर आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो टूट जाती है, सॉफ्ट होता है। बट इकलौता ऐसा नॉन मेटल जो कि हार्ड होता है वो ये है डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रोप है कार्बन का, और ये हमारे अर्थ में पाया जाने वाला वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन योर नोट्स नंबर 7। तो नोट्स नंबर 7 में क्या लिखोगे? द नॉन मेटल विच इज हार्डेस्ट इज डायमंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लाइन चेंज करके लिख लेना, डायमंड इज द इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन। कल को क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि डायमंड इज द इलेक्ट्रोप ऑफ डैश, तो पता होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है, बोला क्या जाता है भाई, नॉन मेटल्स बोलते ही इसीलिए क्योंकि इन लोगों का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का इनका कोई मूड नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, हाँ रहने दो हमको नहीं करना। बट इनमें भी एक्सेप्शन, इसमें भी आप लोगों के पास जो ग्रेफाइट है, जो अगेन एलेट्रोप होता है कार्बन का, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब ग्रेफाइट सोचो एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल होने के बावजूद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो दिस पॉइंट विल बी मतलब काउंटेड इन योर नोट्स नंबर 8। तो आप समझो ये जो आपका स्टार्टिंग का ये जो पैराग्राफ है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग, MCQs यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन मार्किंग की तरफ। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब जब इसके आंसर को लिखने की बारी आएगी तो इसका आंसर पॉइंट्स में बनाना। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर एज फॉलोज, ऐसा लिखना। उसके बाद पॉइंट नंबर ए, अब मैं पॉइंट्स जो है वो ब्लू कलर के पेन से मैं मार्क करा रही हूँ। ठीक है, ओके। तो पॉइंट नंबर 1 में ये लिखोगे, मेटल्स एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट, ये लिख देना पहला। उसके बाद इस पॉइंट में लिखना एक्सेप्शन मर्क्यूरी एंड गैलियम, मतलब इस पॉइंट में पहला पॉइंट जो ए लिखा है उसमें लिखना मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, फुल स्टॉप, एक्सेप्शन, एग्जाम्पल मर्क्यूरी एंड गैलियम, खत्म। उसके बाद पॉइंट नंबर बी आपको जो बनाना है वो ये है, मेटल पजेस लश्यर। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर बी बनेगा कि इनमें चमक होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी बनेगा, मेटल्स हैव द प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी। ठीक है, ये बनेगा पॉइंट नंबर सी कि आप इनको ठोक ठोक कर थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इनके वायर्स में आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी के बारे में, अदरवाइज मैंने जो तुमको पढ़ाया है उसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था। पॉइंट नंबर डी में ये लिखोगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी ई में ये लिखना है कि ये मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, पॉइंट नंबर ई में, लेकिन पॉइंट नंबर ई का एक एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा, दैट सोडियम पोटेशियम वाला एक्सेप्शन, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन, ये आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर एफ में आपको लिखना पड़ेगा, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर एफ। और इसमें भी एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि सोडियम पोटेशियम गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा इस पॉइंट में, ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट आएगा, मेटल्स आर नोन एज सोनोरस मेटल्स, क्योंकि जब आप इनको किसी दूसरी मेटल सरफेस से स्ट्राइक करते हो तो ये आवाज़ क्रिएट करते हैं। आप देखते होगे ना, घंटियाँ होती हैं मंदिर में, मंजीरे होते हैं, जो लोग भजन कीर्तन करते हैं तो एक
मेटल को दूसरे मेटल से स्ट्राइक करते हैं, राइट? तो इस वजह से। डन, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से क्रिएट किया जा सकता है, डिफाइन सोनोरिटी, कि आखिर सोनोरिटी भैया किस खेत की चिड़िया का नाम है। तो इसकी मार्किंग मैं ब्राउन कलर के पेन से करा रही हूँ। तो ब्राउन, ये यहाँ से देखो शुरू होगा, ये अ साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन सर्टेन मेटल्स आर स्ट्रक, दिस इज कॉल्ड सोनोरिटी। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये आप उस डेफिनेशन में लिखेंगे, छोटी सी डेफिनेशन है यार, लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखो, जिस लड़के या लड़की को मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज याद है उसका उल्टा कर दो तो ऑटोमेटिकली नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। ठीक है, जैसे हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी ऊपर मेटल्स केस में, कि मेटल्स एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट। मतलब अगर आपके पास मान के चलिए 1000 मेटल्स है तो 9999 लोग आपके सॉलिड स्टेट के रहेंगे। अब बात आते हैं नॉन मेटल्स केस में। तो नॉन मेटल्स केस में देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स गैसियस स्टेट में होते हैं। ये बनाओगे अपना पॉइंट नंबर ए। हाँ, पहले हेडिंग ज़रूर देना, द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर एज फॉलोज। फिर लिखना सम नॉन मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट वाइल सम आर इन गैसियस स्टेट। ठीक है, अच्छा, इसका एक्सेप्शन लिखना मत भूलना। एक्सेप्शन में लिखना ब्रोमीन, ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट, ऐसा। उसके बाद पॉइंट नंबर बी बनाएंगे, नॉन मेटल्स डू नॉट पजेस लश्यर। इनमें चमक नहीं होती, मेटल्स में होती है, इनमें नहीं होती। बट इसका भी एक एक्सेप्शन लिखना, आयोडीन। वन वर्ड एक्सेप्शन, आयोडीन। सिर्फ आयोडीन लिख के मत आ जाना, वहाँ पे लिखना पहले एक्सेप्शन फिर आयोडीन, ताकि पता चले कि ये इंसान एक्सेप्शन बता रहा है। उसके बाद पॉइंट नंबर सी में आएंगे, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, दिस विल बी अ पॉइंट नंबर सी। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन डायमंड। उसके बाद लिखना नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दिस विल बी अ पॉइंट नंबर डी, और इसका एक्सेप्शन ग्राफाइट। और पॉइंट नंबर ई में ये लिख देना, नॉन मेटल डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी। मतलब बेसिकली आपको पॉइंट नंबर सी का उल्टा लिखना है। मैंने जो मेटल्स में पॉइंट नंबर सी लिखा है ना कि मेटल्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी, यहाँ पे वो मत लिखना, उसका उल्टा लिखना कि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी। पॉइंट नंबर एफ में क्या लिखोगे, जो मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको पॉइंट नंबर जी लिखवाया है उसका उल्टा क्या लिखोगे, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉट सोनोरस। ठीक है, बस। तो इस तरीके से इस पूरे फ्रंट पेज में से ये जो आपके 2 पैराग्राफ्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कैन यू टेल वाला क्वेश्चन है ये देखो हो भी गया हमारा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 4 क्रिएट किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो खैर ये वाला काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। बहुत ही प्यार से 2 कॉलम्स बनाना, हेडिंग देना मेटल्स, एक की हेडिंग देना नॉन मेटल्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। क्या आप लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सुनो, मैं ओरली बता रही हूँ। मेटल्स की तरफ लिखना, मेटल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी। नॉन मेटल्स की तरफ लिख देना, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी। हो गया 1 पॉइंट। मेटल्स की तरफ लिख देना, मेटल्स आर सोनोरस। नॉन मेटल्स की तरफ लिख देना, दे आर नॉट सोनोरस। उसके बाद पॉइंट नंबर सी में आ जाना, नॉन मेटल्स मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, एक्सेप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है डिस्टिंग्विश में, आप डायरेक्ट पॉइंट लिखना, बट अगर तुम चाहो तो तुम एक्सेप्शन लिख सकते हो। फिर एक तरफ लिख देना, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट या फिर नॉट हार्ड। फिर चौथा पॉइंट लिख देना, मेटल्स शो लश्यरनेस, और उसमें लिख देना, नॉन मेटल्स डू नॉट शो लश्यरनेस। चाहो तो तुम एक्सेप्शन लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 5 में लिख देना, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 बाजू में लिख देना, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मैं एक पॉइंट तो मार्क करना भूल गई, ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट मार्क कर लेना जी, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो।
इसके बेसिस पे, अच्छा एक एक एग्जांपल दे देना। तो इसके बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिस्टिंग्विश क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये जो डिस्टिंग्विश क्रिएट हमने किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की है, क्योंकि अभी तक मैंने जो डिस्कशन या जो मार्किंग करवाई वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे करवाई है। अब बात इस पर आती है कि हमने तो मैडम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ ली, क्योंकि पूरी रिएक्शंस तो मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया है, पूरा फिनिश। ठीक है, तो जो सेक्शन फिनिश कर दिया है इसलिए मैं सोच रही थी कि मार्किंग करा लें, अदरवाइज़ कैसा होगा, पढ़ते जा रहे हैं बट वो चीज़ टेक्स्ट बुक में है नहीं है, पता चल नहीं बात है ना। खैर, तो अभी ये डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना कि किसके बेसिस पे आपको डिस्टिंग्विश करने को बोल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। अगर किसी के बेसिस पे नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि मैडम बस डिस्टिंग्विश कर दो, तो आपकी मर्जी है यार, आप कुछ पॉइंट फिजिकल वाले डाल दो, कुछ पॉइंट्स आप केमिकल वाले डाल दो, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है। खैर, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर 5। अब ये गिव रीज़न के फॉर्म में आएगा बेसिकली, तो इसका आंसर आपको देना है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये लिखेंगे मेटल्स के बाद ये आर रिएक्टिव और ये दे, ये वर्ड्स आप काट दो, लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ठीक है, अच्छा ये बना लेना अपना पॉइंट नंबर 1, यहाँ से लेके इजीली तक। फिर उसके बाद लिखना दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉइंट नंबर 2 ये लिख देना। और पॉइंट नंबर 3 में यूजुअली जैसे जब भी हमको गिव रीज़न लिखने के लिए आता है तो हम क्या लिखते हैं कि देयरफॉर फलाना फलाना चीज़, हेंस, तो इसमें आप पॉइंट नंबर 3 लिख देना देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इसीलिए मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सो वी आर डन। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के पहले ही पैराग्राफ से एक गिविजन क्रिएट होता था, वो हमने कर लिया। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की मार्किंग में बाद में करवाऊंगी, तो मैं अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यानी कि ट्राइजिस को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ इस मार्किंग में। फिर आते हैं रिएक्शंस, तो हमने रिएक्शंस तो पढ़ ही लिए हैं। मेटल्स के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो नया कंपाउंड बनाते हैं, उन नए कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑक्साइड्स। क्या कहा जाता है, ऑक्साइड्स, राइट। तो पेपर में ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इस पर्टिकुलर लाइन से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मेटल की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, बताइए क्या बना, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्साइड बना। ठीक है, और मैंने पूरी पढ़ाई के दौरान तुम्हें हमेशा बताया है कि रट्टा मत मारना रिएक्शंस को, मैंने लिखना सिखाई है रिएक्शन की, देखो ये कैसे बन रहा है, देखो वो कैसे बन रहा है। तो अगर तुमने वो लिखना सीखा है तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में तुम्हें रटने की नीड है, बट अगर तुमने रट्टा मारा है कि यार रट लेते हैं, तो फिर देखो दिक्कत है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स में मूव करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स में आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारी मार्किंग हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये पूछा जाएगा एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन को मैं शॉर्ट में EXP डॉट लिख दे रही हूँ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ये आपको पूछ लिया गया। फिर आप क्या करोगे, तो ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 2-4 पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, अच्छा ये एंड मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 1। ये अपना पॉइंट नंबर 1 कि किसको हीट कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं और क्या बन रहा है, बस। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में अपनी मर्जी से आप कोई भी रिएक्शन दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बुक में सोडियम वाली दी है तो आप सोडियम वाली दो, आपको जो अच्छा लगता है वो दो, बस ख़त्म। ये आएगा 1 मार्क के लिए, यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बट इसमें कम से कम 2 रिएक्शन देना है यार, तो ये तीसरी रिएक्शन भी दे देना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लिखकर दे देना। अच्छा, लेकिन अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम को मैं शॉर्ट फॉर्म में Na लिख रही हूँ, बट जब तुम नोट्स कॉपी में अपने नोट्स बनाओगे तो तुम पुनः सोडियम लिखना, ठीक है। सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन,
बताओ, ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया, बल्कि ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न है, ठीक है, कि वाई सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीज़न। तो ऐसे में हम लोग क्या लिखेंगे इसका, बताओ। तो इसमें हम ये लिखेंगे, ये देखो ये पॉइंट, सोडियम मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन एयर इवन एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, वो क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। अच्छा, और उसके बाद ये हम लोग एक मिनट, हाँ, इसको लिख देंगे अपना पॉइंट नंबर 1, इस रिएक्शन को लिख देंगे पॉइंट नंबर 2। और उम्मीद करती हूँ कि तुम रिएक्शन रट नहीं रहे हो, मैंने पढ़ाते वक्त बताया है कि ये रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। और जो मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया है ना, क्या नाम है उसका, केमिकल रिएक्शंस वाला, उसमें मैंने बैलेंसिंग भी सिखाई है। केमिस्ट्री रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है यार कि तुम रट रहे हो बैठकर, कुछ चीज़ें होती हैं बट कुछ चीज़ें बहुत सारी लॉजिकल होती है। अगर आप लॉजिकली सीखोगे तो अभी भी फ़ायदा होगा और आगे भी फ़ायदा होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना, ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर, दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में ये लिखना, देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन लैबोरेटरी और एल्सवेयर इट इज़ केप्ट इन केरोसिन, दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 4। 2 मार्क्स का ये रीज़न आएगा एंड दिस इज सफिशेंट, ठीक है, ये काफ़ी है। बाकी और कुछ बिल्कुल आ सकता है। देखो ये जो रिएक्शन है जिसको मैं अभी येलो कलर से मार्क करूँगी, ये रिएक्शन आपके पेपर में पूछी जा सकती है, बताइए इसको क्वेश्चन में कि अच्छा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही मेटल्स हो, सिर्फ सोडियम हो, सिर्फ मैग्नीशियम हो, बट कैसा रहता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बोर्ड्स का 10th बोर्ड्स का पेपर होता है, उसमें यूजुअली प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि जो चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में वही चीज़ वो लोग उठाकर आपको दे देते हैं। उसमें वो लोग बिल्कुल भी आपसे दिमाग खर्च नहीं करवाते कि ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, फलाना ढिमकाना, बिल्कुल आपसे दिमाग खर्च नहीं करवाते। हाँ है बात खत्म। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 10th वालों के पेपर के इसने मैंने ऑब्जर्व किया है, और मैंने क्या ऑब्जर्व किया है तो बच्चे को भी पता है ये वाली बातचीत, ठीक है। तो देयरफॉर मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ के आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बट उसमें इसका ये मतलब नहीं है कि आप रट्टा मार लो। आपको चीज़ों को कैसा करना है, पढ़ना है, समझना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक्ट करना है, ठीक है। रट्टू तोता मत बनो कि रट लिया करके कहाँ से आया कैसे आया कुछ नहीं पता, वैसा वाला एटीट्यूड मत रखो। तभी तो चीज़ों को मैंने सीक्वेंशियली सिखाया है। केमिकल रिएक्शंस के बाद ये वाला चैप्टर लिया है, इसके बाद मैं एक और लूँगी जो इस आपस में इंटरलिंक्ड है, इसीलिए तो लिया जा रहा है ताकि तुम्हें समझ में आए। खैर, तो अभी ये जो मैंने रिएक्शंस लिख कर दी, ठीक है, ये और येलो कलर से जो मैंने मार्क करके दी, इन रिएक्शन से देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये इन दोनों से, ये इसको क्वेश्चन नंबर अपना 8 बना लेते हैं। व्हाट विल हैपन, ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम ऑक्साइड, अब देखो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे सोडियम ऑक्साइड हो सकता है कल को मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखकर आ जाए, हो सकता है कल को एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखकर आ जाए। तो रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है, रिएक्ट्स विथ वाटर, ये वाली चीज़ तो हम तो जानते हैं कि वो लोग क्या बना लेंगे, अल्कली बना लेंगे, बेस बना लेंगे, है ना, उनके साथ रिएक्ट करके बेस बना लेंगे। खैर ये तो हम ये चीज़ जानते हैं। खैर आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो। चलो तो क्या हो जाएगा आगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि ऊपर मैंने क्या बोला कि आपने सोडियम के ऑक्साइड को पानी में डाला तो वो अल्कली बनाएगा, ठीक है, सोडियम के ऑक्साइड को पानी में डाला तो अल्कली बनाएगा। खैर सिर्फ अल्कली और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप किसी भी मेटल को डायरेक्टली पानी में डालते हो तो वो नो डाउट अल्कली तो, या फिर बेस जो भी आप कहो, अगर ग्रुप 1 का है तो अल्कली, अगर कोई दूसरा है तो जो भी अल्कली बनेगा। लेकिन वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ ही साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। यानी कि ये रिएक्शन, अभी हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा है ना, तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़े हो तो इसमें इतनी अक्ल तो तुम्हें होनी चाहिए कि जब प्रोडक्ट साइड में आपको प्लस हीट लिखा हुआ मिले, इसका मतलब ये रिएक्शन बोलो कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कल को हो सकता है आपको ये पेपर में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ ले फाइनल एग्जाम में कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर इज एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक। तुम बोलोगे अरे मैडम ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था। क्यों नहीं था यार तुम्हारे सिलेबस में?
तुम्हारे सिलेबस का ही तो है। देखो बाजू में प्लस हीट लिखा है, मतलब साथ साथ समझ में आ रहा है कि हाँ यार करके ये तो हम लोगों के सिलेबस का ही पार्ट है। और अगर हमारे सिलेबस का पार्ट है तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये रिएक्शन हम लोगों की कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोगों की कैसी है, एक्सोथर्मिक। ओके, सो वी आर डन। आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड मैंने लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर एक्सोथर्मिक, इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करना। कौन सा नोट्स? नोट्स नंबर 9। ठीक है, नोट्स नंबर 9 में इसको इंक्लूड कर लेना। अच्छा, हो गया। ओके, उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपने नोट्स नंबर 10 में इंक्लूड कर लेना। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। उसके अलावा लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर मेटल को डालोगे तो हर मेटल कैसा है, विगरसली रिएक्ट करेगा, अल्कली बनाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हर मेटल ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब तुम्हारे घर में लोहे का कुछ ना कुछ तो सामान होगा, उस लोहे के सामान को जरा तुम डाल के देखो पानी के अंदर, लोहा भी एक मेटल है, क्या सही में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती होगी? क्या नहीं होती है। तो हर मेटल की रिएक्टिविटी रिएक्ट करने की अलग अलग चीज़ों के साथ, ठीक है, अलग अलग होती है। सब रिएक्ट कर जाए ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जैसे सोडियम और पोटेशियम विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप कैल्शियम को रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, जब आप कैल्शियम को रिएक्ट करा रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो विगरसली रिएक्ट करे, वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करेगा। आप आयरन वगैरह को रिएक्ट करवा रहे हो तो बिल्कुल भी विगरसली रिएक्ट नहीं करेगा, कोई हीट वगैरह नहीं निकलेगी। तो अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ख़त्म। ये जो सारी रिएक्शंस आपको यहाँ दी हैं, ये दिया है, 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 डोंट डू इट रट्टाफिकेशन। मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है कि इन रिएक्शंस को याद करने का तरीका, इसमें बस आप इतना याद रखिए कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों के केस में मुझे क्या करना है, OH यूज़ करना है, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड बनाना है। इस पर्टिकुलर वीडियो को इसके जैसे मत यूज़ करो, ठीक है, कि मैं कुछ आपको सिखा रही हूँ इस वीडियो में। इसमें मैं सिर्फ नोट्स मार्किंग करवा रही हूँ कि जो हमने अभी तक पढ़ा उस पढ़ी हुई चीज़ की नोट्स मार्किंग। इसमें मैं कुछ सिखानी नहीं हूँ, सिखाने वाला काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है, सिखाने वाला काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ पहले ही पुरानी क्लासेस में। इन एक एक टॉपिक्स पे सोचो मैंने वीडियो बनाए हैं, ऐसा नहीं कि फटफट फटफट दो रिएक्शन करा के ख़त्म कर दिए। एक एक टॉपिक को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। तो मैं अभी सिखानी नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ मार्किंग करा रही हूँ। सिखाने का काम मेरा हो चुका है, ख़त्म। ठीक है, खैर, तो लेकिन जब एल्यूमिनियम दिखे, आयरन दिखे और जिंक दिखे तो याद रखना है कि हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड बनाना है, यानी कि ऑक्सीजन होना चाहिए। तुम चेक करो ना, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा अल्कली। अच्छा, इस पॉइंट को ना अपने नोट्स में मत लिखना, फालतू के मत लिखो। ऐसा ज़रूरी तो ना कि हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड बने। देखो ऑक्साइड बन रहा है, और उसमें तो ये वाली रिएक्शन तो भैया सुपर इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने इवन ये भी बताया है कि आयरन जो होता है या जो एल्यूमिनियम होता है, ये डायरेक्टली किसके साथ रिएक्ट करता है। देखो चेक करो यहाँ पे H2O के बाजू में क्या लिखा है, G। H2O के बाजू में जब ये G लिखा होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्टीम कहते हैं, भाप। ये भाप के साथ रिएक्ट करता है। ये पानी के साथ, ठंडा पानी, गर्म पानी, उसके साथ ही रिएक्ट नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर, नो रिएक्शन। ठीक है, आयरन और वाटर की कोई रिएक्शन नहीं होती। घर में होती है ना लोहे की बाल्टियाँ, पानी भरते हैं हम लोग, होती है क्या रिएक्शन, बताओ, उनके बीच में नहीं होती। अगर आप स्टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ही होगी, और उसमें भी इसका प्रोडक्ट बहुत ही स्पेशल होता है, Fe3O4। ठीक है, तो इसमें खैर इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोगों के लिए जो चीज़ है याद रखने वाली, वो मैं बता देती हूँ क्या है। कुछ पॉइंट्स हैं नोट्स के, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अपने नोट्स नंबर 10 में लिख लेना, ताकि पता होना चाहिए कि भूल के भी हमसे क्या ना हो जाए, गलती ना हो जाए। और ये तीनों ही रिएक्शंस में से जो बीच वाली रिएक्शन है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्टली इससे कई बार क्वेश्चन CBSE बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम।
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राइट डाउन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम, ऐसे। तो आपको ये क्वेश्चन अलग से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कल को ये चीज पूछ सकता है कि एक्सप्लेन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, विथ वाटर, कि वाटर के साथ उसकी क्या क्या रिएक्शन होती हैं, समझाओ। तो ऐसे में याद रखना, मेटल की अलग अलग मेटल्स की पानी के साथ अलग अलग रिएक्शन होती है। तो पेपर में अगर ये चीज़ आती है तो आप समझाओगे कैसे? तो आपको समझाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये होगा आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है, और इस पॉइंट नंबर 1 में होंगे ये एग्जाम्पल्स। तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो दोनों एग्जाम्पल्स लिख सकते हो या तो तुम कोई एक भी लिख दो, चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 में ये लिखना है, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली एंड लेस विगरसली, ठीक है, बराबर। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2। और इस पॉइंट नंबर 2 का ये हो गया एग्जाम्पल। ध्यान रखना इन दोनों में, देखो यहाँ हीट है, यहाँ पे अब कैल्शियम से कोई हीट नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3 में ये पूरी की पूरी येलो कलर की मार्किंग लिखनी है और नीचे इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देना है, खत्म। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 तो मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि वाई कैल्शियम मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स का मतलब तैरना, व्हेन फ्लोट्स ऑन वाटर व्हेन इट इज रिएक्टेड विद इट, मतलब जब हम लोग कैल्शियम मेटल की और आपके पानी की रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैल्शियम मेटल उसके ऊपर फ्लोट काहे करता है। तो इसकी मार्किंग देखो आपकी बुक में ही है, देखना। पहला तो ये लिखेंगे, पहला पॉइंट, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली एंड लेस विगरसली। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बता रही हूँ मैं, ग्रीन कलर से इसकी मार्किंग, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो 11th वाले आंसर का ये होगा पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये होगा कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो मेटल की सरफेस में बबल्स के फॉर्म्स में क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 11 का पॉइंट नंबर बी। फिर बस देयरफॉर करके क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे कि देयरफॉर वो मेटल क्या होता है, पानी के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। बल्कि ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि यहाँ से नेम द फॉलोइंग पूछा जा सकता है कि कब कौन सा मेटल पानी के साथ रिएक्शन करने पर उस पर फ्लोट करने लगता है। यहाँ से तो बल्कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेटल पे सिर्फ कैल्शियम फ्लोट करता है, खैर। और उसके बाद 11th के, अच्छा रुको, 11th का ये पॉइंट नंबर डी बनाना, 11th का पॉइंट नंबर सी इसको बनाना, इस रिएक्शन को, ठीक है। रिएक्शन लिखने से थोड़ा वट अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने पिछला चैप्टर जो मैंने केमिकल रिएक्शंस वाला पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने बताया था, हाउ विल यू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फलाना गैस। अगर आपको कल को कोई गैस दे दी जाए और आपको बोला जाए कि पता लगाओ क्या वो चीज़ पर्टिकुलर वही गैस है कि नहीं है ना, तो इसको आप कैसे पता लगाओगे कि वो चीज़ एक हाइड्रोजन गैस है कि वो एक CO2 गैस है, राइट। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में लिखवा चुकी हूँ, बट इस चैप्टर में क्योंकि रिएक्शन नंबर 2 में हाइड्रोजन गैस बन रही है तो इस टाइप के क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, रुको मैं बताती हूँ। ब्रिंग अ कैंडल, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ब्रिंग अ कैंडल नियर द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, नियर द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम वेयर यू एक्सपेक्ट, जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज कमिंग आउट, ठीक है, जहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस अरे यार बाहर आ रही है, आप उसके सामने क्या लेकर आ जाइए, एक बर्निंग कैंडल। सॉरी मैंने बर्निंग वर्ड लिखना भूल गई हूँ, उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये लिखना, इफ़ यू हियर अ क्रैकिंग नॉइज, ठीक है, क्रैकिंग नॉइज, देन this confirms that हाइड्रोजन गैस वॉज कमिंग आउट, ठीक है, यानी कि जो गैस बाहर आ रही है वो आपकी कौन है, हाइड्रोजन गैस ही है। आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो, डन।
तो ये क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग एक सी रिएक्शन कि अगर मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मौका मिले तो देखो हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग होती है। आप जब जो गोल्ड पहनते हो, आप जो सिल्वर पहनते हो, वो पर्टिकुलर, एक मिनट मेरा पेज आई थिंक बीच का कोई गायब है क्या, नहीं ठीक है। आप जो गोल्ड पहनते हो, आप जो सिल्वर पहनते हो, ज़रूरी नहीं है ना कि वो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें ही करें, तो हर रिएक्ट करता है ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और रुको आई थिंक ये हेडिंग गलत आ गई है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स होना चाहिए था, खैर यहाँ पर ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, इस जगह पर भी। तो यहाँ पर ये आपको अलग अलग मेटल्स की अलग अलग एसिड्स के साथ रिएक्शन दी है, जो कि अगेन मैं बता दूँ रट्टा मारने वाला कोई पार्ट नहीं है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन से एनी रिएक्शंस कैन बी आस्क्ड, पेपर में इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि किसकी वैलेंसी कितनी है, जैसे Mg की वैलेंसी +2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, Cl की वैलेंसी -1। अगर आपको ये आता है, जो कि मैंने वीडियोस में पुराने सिखाया है कि किस तरीके से प्रोडक्ट लिखते हैं, तो आपसे ये बन जाएगा। तो ये कोई भी रिएक्शन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी रट्टा मारने के बजाय आप इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में आप बना पाएंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। हाँ, बट ये दोनों वो रिएक्शंस हैं जिनको हाई लेवल का रट्टाफिकेशन चाहिए है, जो कि ये लॉजिकली नहीं बनती है। इनको याद रखना है, मतलब याद रखना है, ठीक है। इनको याद रखना है, मतलब याद रखना है। खैर, तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ लिया जाएगा, 13 का ए पार्ट, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये पूछ लिया। और उसके बाद बी पार्ट में ये पूछ लिया, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, आपसे उसने ये पूछ लिया। तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये दोनों रिएक्शंस आपको, पहले वाले का आंसर ये है, दूसरे वाले का आंसर ये है। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अंतर खोजो सिर्फ इस चीज़ का कि मैडम यहाँ पे NO2 गैस रिलीज़ हो रही है और यहाँ पे NO गैस रिलीज़ हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा कि जब हम लोग कंसनट्रेटेड वाला यूज़ करते हैं तब NO2 गैस रिलीज़ होती है, और जब डाइल्यूट वाला यूज़ करते हैं तो NO वाली गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। बराबर ये याद रखना, बल्कि इसको तो मैं कहती हूँ अपने नोट्स में ही इंक्लूड कर लो। वैसे कौन सा हमारे पॉइंट चल रहा था नोट्स मार्किंग का, देखने दो। हाँ, नोट्स नंबर 11 या 12 चल रहा था आई थिंक। मैंने वो जो भी है इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना कि NO गैस कब रिलीज़ हो रही है, कंसनट्रेटेड के वक्त कि डाइल्यूट के वक्त। खैर, उसके बाद फिर आपको एक्वा रीजिया के बारे में बताया गया, मैंने पढ़ाते वक्त भी एक्वा रीजिया के बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ से ये लिखोगे पहला पॉइंट। अगर क्वेश्चन आता है, जैसे लेट्स से क्वेश्चन नंबर 14 पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ एक्वा रीजिया, कि आखिर एक्वा रीजिया किस बला का नाम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 1, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 2। बल्कि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे MCQ पूछा जा सकता है। जैसे एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का क्या रेशो होना चाहिए, 3:1। कल को क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए रेशो 3:1 रखेगा, बट नाइट्रिक एसिड का नाम पहले लिख देगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम बाद में लिख देगा, और आप कंफ्यूज आ जाओगे कि अरे यार नाइट्रिक एसिड पहले आता था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले आता था। तो याद रखना HCl अपॉन में HNO3, इसका रेशियो होना चाहिए 3:1, मतलब HCl ट्रिपल होना चाहिए एज कम्पेयर टू HNO3, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट्स। तो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करो, मैंने पढ़ाया था पहले चैप्टर में। बस ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ठीक है। कि बताओ आपके पास एक कॉपर है, कॉपर को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं है। ये वाला जो पूरा टॉपिक है ना, ये आप लोगों का जो मैंने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ाया था साइंस 1 का, वो क्या पढ़ा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही पढ़ाई हूँ ना। तो बस उस सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही ये पूरा का पूरा टॉपिक है।
तो इस टॉपिक को पढ़ना है, मतलब केमिस्ट्री के उस चैप्टर की सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले टॉपिक को आप लोग क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी फ़िलहाल जो आपको एक्टिविटी दी है, मैं अभी क्योंकि टेक्स्ट बुक की जो एक एक लाइन है मैं उसकी नोट्स मार्किंग करा रही हूँ, तो मैं उस एक्टिविटी की नोट्स मार्किंग नहीं करा रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने बताया होता कि इस डायग्राम से आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री का आपने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप जाइए ना, आप एक बार उसको देख लीजिए। आप जब उसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अरे यार ये तो पूरा का पूरा वही का वही है। खैर, नेक्स्ट में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो रिएक्टिविटी इस पैराग्राफ में हमें कुछ काम का मिल सकता है क्या? छोड़ो। अच्छा देखो, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, इस पर्टिकुलर लाइन से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इससे अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं देखो ऐसा क्वेश्चन पूछती, मैं ऐसा पेपर में लिख के देती कि मेटल ए डिस्प्लेसेस अनदर मेटल बी फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। ठीक है, फिर ऐसा मैं लिख कर दे देती, ये मैं आपको क्या करती, मैं लिख कर देती, ये जो मेरा पार्ट है ये मैं अपना गिवन देती, और इसके आगे सुनो मैं क्वेश्चन क्या पूछती, विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। लो बताओ, इस स्टेटमेंट को मैं लिख देती और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद मैं बोलती कि बताओ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिस भी इंसान ने फर्स्ट चैप्टर किया है, फर्स्ट चैप्टर साइंस 1 का जो मैंने पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस वाला, उसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझाया है। अगर मेटल ए डिस्प्लेस कर रहा है तो ऑब्वियस है मैडम कि मेटल ए ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि कभी भी कमज़ोर ताकतवर को नहीं हटा सकता, हमेशा ताकतवर ही किसको हटाता है, कमज़ोर को। ठीक है, तो ये यहाँ से बन गया क्वेश्चन नंबर 15, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको पूछा जा सकता है डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज़। तो डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज़ में यहाँ से शुरू होगा, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से आ जाएगा आपका डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में RS लिख रही हूँ, बराबर। अच्छा ठीक है, और उसके बाद आप चाहो नॉट चाहो, आपको पहले पॉइंट में तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ का डिफाइन देना ही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ को लिखना भी है। मैंने इवन रिएक्टिविटी सीरीज़ अभी जब पढ़ाई है, वैसे तो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ कब पढ़ाई थी, मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई थी, जब मैंने वो केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर पढ़ाया था, याद करो, उस चैप्टर में मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई थी। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में मैंने लर्न करवाने का एक ट्रिक भी बताया, तो आप उस ट्रिक के वाया लिख सकते हो। बट मैं बता दूं, पर्सनली मैं कभी कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करती हूँ केमिस्ट्री में लर्निंग करने के लिए। मैं वैसे डायरेक्ट याद करती हूँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद वो। ठीक है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको ये पूछा जा सकता है कल को पेपर में, ड्रॉ अरे यार बहुत लंबा जाना पड़ेगा, ओ माय गॉड, बहुत लंबे पेज में आ गए हम तो। खैर, ये सारे चैप्टर्स भी पढ़ाए जाएंगे, बट कैसा है, हर चैप्टर को पढ़ाने का एक सीक्वेंस होता है, आप किसी भी सीक्वेंस में नहीं पढ़ा सकते। अब आप खुद सोचो, अगर मैंने ये वाला चैप्टर केमिकल रिएक्शन वाला नहीं पढ़ाया होता और पहले मैं मेटलर्जी पढ़ाने अगर बैठ गई होती, तो तुमको ये डिस्प्लेसमेंट, रिएक्टिविटी, ये सब पता होता क्या? नहीं पता होता ना। हर चीज़ को पढ़ाने का एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पढ़ाया जाता है। आप सीक्वेंस को ब्रेक करके नहीं पढ़ा सकते कि अच्छा कहीं से भी जो अपन को अच्छा लगता है, जो पढ़ाने वाले टीचर को आसान लगता है, पहले वो पढ़ा दो, ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को सीक्वेंशियली पढ़ते हो तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है और पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है। नहीं तो पढ़ने वाला बेचारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है यार कि अभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ रिएक्टिविटी सीरीज़। तो ऐसी ही रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको अपने पेपर में ड्रॉ करनी है। ये बात अलग है कि कलर्स वगैरह नहीं होंगे पेपर में, तो आप नॉर्मल करना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाउ मेटल्स आर क्लासीफाइड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर आप किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो इसका आंसर बस खैर इतना ही है। ये जो मैंने पिंक कलर की मार्किंग की है ना, ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। ओके, डन।
तो फिलहाल हम लोग हमारी मार्किंग को यहाँ पे अभी रोकते हैं। जितना भी हमने मेटल्स वाला पार्ट था वो मार्क कर लिया। कल हम लोग जब नेक्स्ट मार्किंग करेंगे तो उसमें हम नॉन मेटल्स वाली मार्किंग कर लेंगे। नॉन मेटल्स की ज़्यादा मार्किंग नहीं है, ये तो मुझको भी दिख रहा है, बट फिर भी इसे कल ही करेंगे। और उसके अलावा ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये मेरे को पढ़ाने हैं तुम लोगों को। तो आयोनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी भी पढ़ाई करेंगे और फिर दोनों की मार्किंग साथ में कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो जो नया पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज़ मेटलर्जी। तो मैं देख लूँगी कि मेटलर्जी में क्या डिलीटेड है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे पढ़ाऊँगी। और जो चीज़ डिलीटेड होगी ऑब्वियसली उसको नहीं पढ़ेंगे। ये जितनी भी मार्किंग दिख रही है लास्ट ईयर की मार्किंग है। लास्ट ईयर वालों को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये पूरा उनको मार्क करवाया था। लास्ट ईयर मेरा बहुत नुकसान हुआ था, मैं ये सारी चीज़ें देखो पूरे डिटेल में पढ़ा चुकी थी, बट बाद में पता चला कि बहुत सारा डिलीट हो गया। तो पगलों ने पहले ही बता देना चाहिए यार, इतना पढ़ाई का मेरा भी समय बर्बाद नहीं होता, तुम्हारा भी नहीं होता। खैर, तो अभी फ़िलहाल हम लोग कल की क्लास में जो चीज़ पढ़ेंगे वो आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट। और उसके बाद हम लोग मार्किंग करेंगे एंड देन वी विल मूव अवर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ नोन एज मेटलर्जी। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक वो आयोनिक सॉलिड तक का एक पार्ट और मेटलर्जी के बाद का ये दूसरा पार्ट, ठीक है। तो इसको खैर हम लोग अभी रोकते हैं फ़िलहाल। आगे की क्लास में जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे वैसे वैसे ऑब्वियस है कि तुम आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है अभी हम इसके बाद नहीं करेंगे, मेटलर्जी के बाद कार्बन कंपाउंड्स नहीं पढ़ने वाले, टेंशन मत लो। तुम्हें लगेगा मैडम पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रही है पहले पहले, ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री पहले नहीं पढ़ा रही हूँ। इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो रहेगा बेसिकली आपका ये लाइट वाला। जो ये लाइट वाला पूरा का पूरा गुच्छा है ना तुम लोगों का, ये मेटलर्जी के बाद हम ये लाइट वाले गुच्छे को कवर करेंगे। कहाँ से शुरू होता है? आई थिंक ये 6th चैप्टर से शुरू होता है लाइट, है ना। हाँ, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद लेंसेज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह में मूव करेंगे। फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, फिर वो स्पेस मिशन, ये इस तरीके से। पीरियोडिसिटी एंड कार्बन एंड कंपाउंड्स ये हमारा आखिरी का टॉपिक होगा, सबसे आखिरी का, आफ्टर दिवाली, ठीक है, नॉट बिफोर दिवाली, आफ्टर दिवाली पढ़ने वाले हम इनको। भले ही आपकी बुक में पीरियोडिसिटी पहला चैप्टर है बट मैं उसको टीच करूँगी दिवाली के बाद। एक सीक्वेंस होता है उसमें, कैसा है, पीरियोडिसिटी अगर हुई है तो उसी सीक्वेंस में कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स करा दो, वो निपट जाता है। और ये जो मैंने 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं केमिस्ट्री और मेटलर्जी, इसके लिए आपको पीरियोडिसिटी का आना ज़रूरी नहीं है, इसका आपको 9th क्लास का आना ज़रूरी है, एसिड बेसिस ये सब, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हमारा मेटलर्जी वाला चैप्टर चल रहा है, इसको कंटिन्यूशन में रखते हैं। इसके बाद हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेंसेज पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी के कुछ, साइंस 2 के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे साइंस 2 में मुझे एक चैप्टर आपको पढ़ाना है वो एनिमल किंगडम वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनिमल किंगडम पढ़ाना है, ठीक है। एनिमल किंगडम पढ़ा के देंगे। और उसके बाद जो मैंने एक बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है वो भी मैं दिवाली के बाद ही पढ़ाऊँगी, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। उसके अलावा एक और है कुछ एनर्जी कंजर्वेशन वाला समथिंग चैप्टर, या फिर बायोटिक्स वाला एक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला, सेल टेक्नोलॉजी वाला है, बायोटेक्नोलॉजी का है, वो सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो मैंने अभी तुम्हें सीक्वेंस बता दिया है। हमारा सीक्वेंस क्या होगा, मेटलर्जी पढ़ने के बाद रिफ्रैक्शन पढ़ना, रिफ्रैक्शन के बाद हम ज्योमेट्री में शिफ्ट होंगे, पाइथागोरस वाला जो चैप्टर है उसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा ना, थोड़ा चेंज की नीड होती है। उसके बाद वापस से हम लोग लेंसेज में आएंगे, लेंसेज करेंगे। और जो आप लोगों का एक और चैप्टर है बायोलॉजी का, वो एनिमल वाला किंगडम वाला, वो ख़त्म करेंगे। फिर मैथ्स में आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। चलो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं।